नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ पर। यह कहानी मेरे किसी ऐसे अपने की है जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज़ तो उठाई, पर इस समाज वाले आज भी उसे इतने ताने दे रहे हैं कि वह समझ नहीं पा रही कि क्या वह गलत थी। अगर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाकर एक लड़की को इतने ताने दिए जाते हैं, तो कोई भी लड़की अन्याय के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठा पाएगी और हमेशा डर कर सहमी हुई रह जाएगी। दोस्तों, कमेंट में ये जरूर बताना कि क्या समाज वाले सही ताने दे रहे हैं संजीवनी को, क्या दुनिया वाले उसको सही राह दिखाएंगे या नहीं। प्लीज़ अपनी राय कमेंट में जरूर दें। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। ये यदि आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें और अधिक बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरणा देती है। क्या संजीवनी ने सही किया या गलत, यह राय कमेंट में आप जरूर देना, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहानी एक ऐसी बहू के आत्मसम्मान और न्याय की लड़ाई पर आधारित है। ससुर की बुरी नज़र, पति की अनदेखी के बीच नायिका संजीवनी अपने हक और मर्यादा के लिए संघर्ष करती है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे एक महिला हिम्मत और साहस के साथ अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करती है। यह एक प्रेरणादायक सत्य घटना पर आधारित कहानी है जो हर महिला को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती है और अपनी आवाज़ उठाने की सीख भी देती है। पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया, लाइक किया और कमेंट में अपनी राय जरूर दी, उनको दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपकी राय के जरिए संजीवनी को यह राय जरूर मिलेगी कि उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर कोई गलती नहीं की। संजीवनी की शादी बड़े ही धूमधाम से अंकुर के साथ हुई थी। वह एक साधारण लेकिन आत्मसम्मान से भरपूर लड़की थी जिसने हमेशा अपने परिवार की इज्जत को ही सर्वोपरि रखा। शादी के बाद जब वह पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो वहाँ का माहौल बहुत ही अपनापन वाला महसूस हुआ। संजीवनी को वहाँ बहुत ही अपनापन महसूस हुआ। उसकी सास सुमित्रा देवी बहुत ही मिलनसार और धार्मिक स्वभाव की महिला थी, लेकिन उसके ससुर रणवीर सिंह उसे शुरू से ही थोड़े अजीब से लगते थे। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य मानती रही, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके ससुर की नजर कुछ ठीक नहीं है। शादी के शुरुआती दिनों में तो सब कुछ ठीक था। ससुराल का माहौल बहुत अच्छा लगा। अंकुर एक जिम्मेदार पति था और सासू माँ भी उसके साथ बहुत प्रेम से पेश आती थी, लेकिन रणवीर सिंह की नजरें उसे अजीब सी लगती थी। शुरू में उसे इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन जब उसने कई बार महसूस किया कि रणवीर सिंह की आंखों में कुछ अजीब सी बात है, जब भी वो रणवीर सिंह की तरफ देखती तो वह घबरा जाती। उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस होती। वह रणवीर सिंह की आंखों में एक अजीब से स्वभाव को समझ पा रही थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस उसे कुछ महसूस हो रहा था, क्योंकि रणवीर सिंह जब उसे घूरते तो उसका मन बेचैन होने लगता। वो उनके सामने जाने से बचने लगी, लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने उसकी चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया। एक दिन जब संजीवनी पूजा के लिए फूल तोड़ रही थी, तभी रणवीर सिंह वहां आ गए और कहने लगे, बहू तुम इस घर की लक्ष्मी हो, इतनी सुंदर कि भगवान भी तुम पर मोहित हो जाए। उन्होंने मुस्कुराते हुए संजीवनी ने कहा। संजीवनी को उनकी बातों में अजीब सा एहसास हुआ। उसने झट से वहां से हटने की कोशिश की, लेकिन रणवीर सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि संजीवनी जानती थी कि हो ना हो इनके स्वभाव में अजीब सा बर्ताव है। तभी संजीवनी के ससुर जी ने कहा, डरो मत, मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम्हारे हाथ कितने कोमल है। उन्होंने धीमे स्वर में संजीवनी से कहा। संजीवनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने झटके से हाथ छुड़ाया और भागकर अंदर चली गई। उस रात वह ठीक से सो भी नहीं पाई। संजीवनी इस घटना के बाद बहुत डर गई थी। वह अंकुर से इस बारे में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर सोचा अगर उसने गलत समझ लिया तो घर में झगड़ा झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि उसे अभी तक पूर्ण विश्वास नहीं था। उसे यह एहसास नहीं था कि ससुर जी किस बारे में और क्या बात कर रहे थे। वह घर में अकेले रहने से डरने लगी। जब भी रणवीर से उसके पास होते वह घबरा जाती, लेकिन यह सोच रही थी कि वह सिर्फ उसका वहम भी हो सकता है। एक दिन अंकुर को किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। सासू माँ भी मायके गई हुई थी। अब घर में सिर्फ संजीवनी और रणवीर सिंह थे। अभी तक शादी के बाद कभी भी संजीवनी अकेले घर में नहीं रही थी, या तो सासू माँ घर में रहती या अंकुर। पर आज की रात दोनों ही बाहर गए थे। आज की रात संजीवनी के लिए बड़ी भयावह रात होने वाली थी। रात के करीब 10 बजे थे। संजीवनी अपने कमरे में बैठी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। बहू दरवाजे खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रणवीर सिंह ने संजीवनी को आवाज लगाई। तभी संजीवनी को रणवीर सिंह की आवाज आई। संजीवनी का शरीर कांपने लगा। उसने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन रणवीर सिंह फिर से बोले, बहू
डरो मत, मैं तुम्हारा पिता समान हूँ, बस 2 मिनट तुमसे बात करनी है। रणवीर सिंह ने संजीवनी से कहा। संजीवनी जानती थी कि वह झूठ बोल रहे हैं। उसने हिम्मत दिखाई और दरवाजे के अंदर से ही कहा, ससुर जी, अभी मुझे आराम करना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आप यहाँ से चले जाइए। तभी संजीवनी ने कहा, पापा जी अभी आराम कर रही हूँ, सुबह बात कर लेंगे। लेकिन रणवीर सिंह वहां से नहीं गए। उन्होंने दोबारा दरवाजे पर दस्तक दी। संजू ने झट से कुंडी लगा ली और अंदर से बत्ती बुझा दी। लेकिन संजीवनी की सांसें तेज चल रही थी क्योंकि वो घबराई हुई थी। आखिरकार कुछ देर बाद रणवीर सिंह वहां से चले गए। लेकिन उस रात संजीवनी नींद नहीं आई क्योंकि संजीवनी को एक अजीब सा डर सता रहा था, कहीं उसके ससुर जी वापस ना आ जाए। अगले दिन जब सुमित्रा देवी घर लौटी तो संजीवनी ने सोचा कि उनको ये बात करेगी। लेकिन फिर उसे लगा अगर उनको यकीन नहीं हुआ तो, क्योंकि बहू के लिए तो ये बहुत ही असमंजस की बात होती है। वो बहुत उलझन में थी। सासू माँ को लग सकता था कि वह झूठ बोल रही है या किसी गलत फहमी का शिकार है। संजीवनी ने खुद को समझाया कि शायद ये उसका भ्रम है। लेकिन अगले ही दिन एक और घटना घटी जिसने उसकी हिम्मत ही तोड़ दी। एक शाम जब संजीवनी रसोई में अकेले काम कर रही थी तब रणवीर सिंह वहां आए और उसके करीब आकर खड़े हो गए क्योंकि आसपास कोई नहीं था। तभी रणवीर सिंह संजीवनी के पास आकर खड़े हो गए। बहू, तुम बहुत मेहनत करती हो, अगर काम में आराम करना चाहो तो बेझिझक कर सकती हो। रणवीर सिंह ने संजीवनी से कहा, अगर कमरे में तुम आराम करना चाहो तो बेझिझक कर सकती हो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। संजीवनी ने कोई जवाब नहीं दिया और काम में लग गई। लेकिन तभी उन्होंने अचानक उसके कंधे पर हाथ रख दिया। संजीवनी डर से काम गई और तुरंत पीछे हट गई। ऐसा मत किया करो पापा जी, मुझे अच्छा नहीं लगता, संजीवनी ने उनसे कड़े शब्दों में कहा। क्योंकि संजीवनी अब साफ साफ समझ चुकी थी। लेकिन रणवीर सिंह ने हंसते हुए संजीवनी से कहा, इसमें क्या गलत है, तुम तो मेरी बहू हो ना। संजीवनी को अब समझ आ गया कि वह सिर्फ उसका भ्रम नहीं था, अब उसे कुछ करना ही होगा क्योंकि यह रोज का किस्सा हो गया था। जब से संजीवनी शादी करके आई थी तब से ही उसके साथ अजीब अजीब सी हरकतें उसके ससुर जी करते थे। जब अंकुर घर लौटा तो संजीवनी ने उससे बात करने की सोची। रात के खाने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और कहा, अंकुर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पर अंकुर किसी काम में व्यस्त था, उसने संजीवनी की बात नहीं सुनी। संजीवनी ने दोबारा अंकुर से कहा, अंकुर, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। तभी अंकुर ने कहा, क्या हुआ संजू, क्योंकि अंकुर संजीवनी को प्यार से संजू कहता था। तुम बहुत परेशान लग रही हो, अंकुर ने चिंतित होकर पूछा। संजीवनी को आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे धीरे सारी बातें शुरू की क्योंकि एक लड़की को ये सब बातें बयां करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा कि पापा जी की नजर ठीक नहीं है, अंकुर में गुस्सा आ गया। संजू, तुम क्या कह रही हो, पापा जी ऐसे नहीं हो सकते, कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें। संजीवनी स्तंभ रह गई। अंकुर ने उसकी बात पर भरोसा ही नहीं किया। अब संजीवनी को समझ आ गया कि उसे खुद ही इस स्थिति के बाहर निकलना होगा। उसने मायके जाने का फैसला किया। माँ, मुझे कुछ दिन के लिए मायके जाना है, उसने अपनी सासू माँ से कहा क्योंकि वह जानती थी कि यहाँ उसकी ये बात कोई भी नहीं सुनने वाला है। क्योंकि एक लड़के के लिए ये बहुत बड़ी दुविधा की बात है कि वह किसी से ये बात शेयर नहीं कर सकती। सब ठीक तो है ना बहू, सुमित्रा देवी ने पूछा। संजीवनी ने हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन वह जानती थी कि अब इस घर में ज्यादा दिन नहीं रह सकती क्योंकि उसको ये सब पसंद नहीं था। वह सिर्फ उसकी बहू नहीं थी, एक औरत भी थी जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना जानती थी। संजीवनी जब मायके पहुंची तो उसकी माँ ने तुरंत उसके चेहरे की उदासी को भांप लिया। तभी संजीवनी की माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ, तू ठीक तो है ना। माँ ने चिंता से पूछा। संजीवनी कुछ देर तो चुप रही, फिर उसने सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। माँ आवाक रह गई। ये सब कब से हो रहा है संजीवनी, उन्होंने डरी हुई आवाज में संजीवनी से पूछा। शादी के कुछ ही दिनों बाद से, लेकिन अब हद हो चुकी है माँ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि एक लड़की अगर परिवार की इज्जत करना जानती है तो वह अपनी इज्जत के लिए लड़ना भी जानती है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो प्लीज कमेंट में दिल वाली इमोजी जरूर सेंड करें। तभी माँ ने उसे सीने से लगा लिया। बेटा,
अगर तेरा पति ही तेरा साथ नहीं देगा तो फिर अब तुझे अपने लिए खुद ही लड़ना होगा। संजीवनी की माँ ने संजीवनी से कहा, क्योंकि संजीवनी की माँ एक समझदार और पढ़ी लिखी औरत थी। वो जानती थी कि बेटियों को कभी भी आत्मसम्मान के लिए प्रेरणा देनी चाहिए, ना कि डराना चाहिए। संजीवनी के पिता ने भी इस बात को गंभीरता से लिया और कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हम पुलिस के पास भी जाएंगे। संजीवनी अब खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि ये लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई। लेकिन एक मायके वाले भी चाहते हैं कि अगर अपनी बेटी के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो दोष सिर्फ बेटी को ही दिया जाएगा। संजीव की मायके जाने के बाद ससुराल से लगातार फोन आने लगे। अंकुर का फोन आया, संजू तुम यूं बिना कुछ बताए मायके क्यों चली गई? माँ बहुत नाराज हो रही है तुमसे, तुम्हें घर में पता कर जाना चाहिए। क्योंकि अंकुर को पहले पिताजी की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। संजू ने सीधा जवाब दिया। संजीवनी ने अंकुर से सीधा सीधा जवाब दिया, जब तुम मेरी बात पर यकीन ही नहीं करोगे तो मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ अंकुर? यह बात सुनकर अंकुर चुप हो गया। फिर अचानक रणवीर सिंह का फोन आया। उनकी आवाज में एक अजीब सा गुस्सा था, क्योंकि वह जानते थे कि अगर संजीवनी ने यह बात अपने मायके में बता दी तो सबसे ज्यादा बदनामी रणवीर सिंह की होगी। रणवीर सिंह ये बात अच्छी से समझते थे। बहू, जो भी तुम्हारे दिमाग में गलतफहमी भर दी है गई है उसे निकाल दो और वापस अपने ससुराल लौट आओ। रणवीर सिंह ने गुस्से की आवाज में यह बात संजीवनी से कही। संजीवनी ने गुस्से में जवाब दिया, अब मैं वहां नहीं लौटूंगी जब तक कि तुम सजा नहीं भुगतोगे। क्योंकि संजीवनी जानती थी कि ये उसकी गलतफहमी नहीं थी या उसका भ्रम नहीं था, यह उसके साथ बर्ताव किया गया था रणवीर सिंह के द्वारा। रणवीर सिंह ठगा मारकर हंसकर वो बोला, बेटा इस समाज में कोई भी तेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा और अगर ज्यादा बोलने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। रणवीर के ससुर संजीवनी के ससुर ने संजीवनी को समझाने की बताने की कोशिश की। अब संजीवनी को यकीन हो गया कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। अंकुर को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता गलत हो सकते हैं। वह खुद अपने ससुराल आया और संजीवनी को समझाने लगा, संजू तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, पापा ऐसे व्यक्ति नहीं है। क्योंकि एक बेटे के लिए ये कबूल करना कि उसके पिता अपनी ही बहू के साथ ऐसी हरकत कर सकते हैं यह असंभव है। ये समाज वाले इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। तुमने तभी अंकुर ने संजीवनी से कहा, तुमने कोई जरूर सपना देख लिया होगा। संजीवनी की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों थे। तुम्हें सपने लग रहे हैं? तुम्हारे पापा ने जबरदस्ती मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरे कमरे का दरवाजा खटकाया और तुम कहते हो ये सपना सुखता है। संजीवनी ने गुस्से में अंकुर से कहा, क्योंकि संजीवनी के अंदर एक गुस्से का बवाल उठ चुका था। वो समझ गई थी कि कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं था। अंकुर को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वह किसका साथ दे, लेकिन संजीवनी ने उसे साफ कह दिया, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो फिर मैं अकेली ही ये लड़ाई लड़ूंगी। क्योंकि संजीवनी ने अंकुर से कहा, मैं अपने आत्मसम्मान के लिए इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं जानती हूँ मैं गलत नहीं हूँ, मुझे कोई वहम नहीं हुआ है और ना ही कोई सपना आया है। यहाँ गलत सिर्फ तुम्हारे पिताजी है। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं अकेली लड़ूंगी। और संजीवनी ने फैसला किया अब वह चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि अब बात उसके आत्मसम्मान और उसकी सुरक्षा की थी। क्योंकि जब उसके ससुर ने उसको कहा कि तेरी कोई बात मानने वाला नहीं है तो संजीवनी के अंदर और गुस्सा भर गया। उसने महिला हेल्पलाइन से संपर्क किया और सारी घटना बताई। आपका मामला गंभीर है, अगर आप चाहे तो एफआईआर दर्ज करवा सकती है, वहां से उन्होंने सलाह दी। महिला हेल्पलाइन ने संजीवनी के माता पिता भी अब पूरी तरह उसके साथ थे। उन्होंने उसे भरोसा दिया कि वह किसी भी कीमत पर संजीवनी को इंसाफ दिला के रहेंगे और वो उसके साथ चाहे कुछ भी हो जाए। संजीवनी को समझ आ गया था कि अब ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हर उस लड़की की है जो न किसी रूप से शोषण का शिकार होती है। यह शोषण परिवार के द्वारा हो या खुद ही अपने परिवार की चार दीवारें, जहाँ एक लड़की खुद को महफूज महसूस करती है वहाँ वह अपने ही खुद को महसूस ना करे, फिर ये कैसी चार दीवारी। जब पुलिस को नोटिस रणवीर सिंह के घर पहुंचा तो रणवीर सिंह आंख बबूला हो गए, क्योंकि रणवीर सिंह को और ज्यादा गुस्सा आया। ये तभी रणवीर सिंह ने पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। ये क्या तमाशा है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी, सुमित्रा देवी ने चिल्ला कर कहा। अंकुर भी गुस्से में था, क्योंकि ये सभी जानते थे कि पिता गलत नहीं हो सकते और ना ही सुमित्रा देवी का पति। उन्हें सिर्फ संजीवनी गलत लग रही थी, पर संजीवनी किसी भी रूप में गलत नहीं थी, वह सिर्फ अपने खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी। संजू ने ये क्या कर दिया, अंकुर ने कहा। लेकिन रणवीर सिंह को यकीन था कि कुछ नहीं होगा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यह एक लड़की है। यह बहुत ज्यादा उड़ने लगी थी, अब देखो मैं कैसे इसे सबक सिखाता हूँ। रणवीर सिंह ने
अपने ही ठहकाव में आके ये बात कही, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और वह इस मामले को यूं ही दबा देगा और संजीवनी को सबक सिखाएगा। क्योंकि रणवीर राजनीति से संबंधित था, क्योंकि उसके संबंध राजनीतिक संबंधों से पूरी तरह बने हुए थे और वो जानता था कि वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वह राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल करने की कोशिश की ताकि मामला दबाया जा सके। अब संजीवनी की चारों तरफ से दबाव आने लगे, क्योंकि एक लड़की को वहां तक दबाया जाता जाता है जब तक वह अपने लिए पूरी तरह से खड़े ना हो जाए। अगर वो दब जाए तो ठीक है, वरना कई रूपों में उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है। गांव की औरतें उसके खिलाफ बोलने लगी। बहू को अपने ससुर पर ऐसा झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। कुछ रिश्तेदारों ने भी संजीवनी के परिवार को समझाने आए कि मामला वापस ले लीजिए, यह तुम्हारी बेटी की ही बदनामी करेंगे। क्योंकि हो ना हो सही सभी समाज वाले सिर्फ संजीवनी को गलत ठहरा रहे थे, ना कि उसके ससुराल वाले को। क्योंकि वो सब कहते थे कि संजीवनी का ससुराल तो बहुत ही अच्छा और संस्कारी है। लेकिन अब संजीवनी पीछे हटने वाली नहीं थी। संजीवनी ने हिम्मत जुटाकर कोर्ट में केस दर्ज करवा ही दिया, क्योंकि वो जानती थी अगर आज वो पीछे हट गई और वापस ससुराल लौट गई तो शायद वह आगे कभी नहीं बोल पाएगी और आगे कोई भी उसका साथ नहीं देगा। ये समाज वाले सिर्फ बोलते रह जाएंगे। रणवीर सिंह ने पहले झूठा बयान दिया कि वह निर्दोष है, क्योंकि वह अपने आप को निर्दोषी साबित करना चाहता था। लेकिन जब सबूत सामने आने लगे, सीसीटीवी फुटेज, संजीवनी ने बयान, कॉल रिकॉर्डिंग, तो सच्चाई बाहर आने लगी। जब संजीवनी को डराने के लिए रणवीर सिंह ने कॉल किए, तभी संजीवनी ने कॉल रिकॉर्डिंग कर ली थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने रणवीर सिंह से दोषी करार किया और उसे 7 साल की सजा सुना दी। क्योंकि संजीवनी को पता था कि कोई भी उसकी बातों पर यूं ही विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने पहले से ही सबूत इकट्ठे कर लिए, तभी जाके उसने ससुराल छोड़ा था। और बाद में जो भी कॉल रणवीर सिंह के आते वो उनको रिकॉर्ड कर लेती। अंकुर को अब अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संजीवनी ने अब अपने आत्मसम्मान के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह अभी हार जाती तो वह जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाती और उसके साथ जितना गलत नहीं हुआ शायद उससे ज़्यादा गलत हो सकता था। संजीवनी ने जैसे ही रणवीर सिंह को सजा मिलने की खबर सुनी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत और जीत के थे। अदालत से बाहर निकलते ही मीडिया के कई रिपोर्टर उसके पास आ गए। यह कहानी सत्य घटना पर है और शायद कई ने सुनी भी होगी, देखी भी होगी, क्योंकि यह जिसकी भी कहानी है मेरे अपने की, उसने पूरे मीडिया और सभी के सामने बयान भी दिया था। संजीव जी ने अपने ससुर के खिलाफ केस लड़ा और जीता। आप अब क्या करना चाहोगी? संजू ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए सबक है जो डर कर घर में अन्याय को बर्दाश्त करती है, अन्याय से डर कर कुछ नहीं कहती, बस इसी डर में रहती है कि कोई कुछ कहेगा, समाज वाले क्या कहेंगे, समाज वाले किसका साथ देंगे। इसलिए संजीवनी ने फैसला किया कि डर कर नहीं, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़कर जीतना है। तभी हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि चुप्पी ही अत्याचारों की ताकत होती है। अब संजीवनी के मायके और ससुराल दोनों जगह चर्चा हो रही थी। कुछ लोग उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे तो अभी भी कुछ लोग उसे गलत ठहरा रहे थे और आज भी समाज वाले उसे गलत ही ठहरा रहे हैं। आज भी लोग उसे यही कह रहे हैं कि संजीवनी ने गलती की है, घर की बात थी, घर में रहनी चाहिए थी। क्यों? जब ससुर ने ये बात नहीं सोची तो संजीवनी को ये बात क्यों सोचनी चाहिए कि उसको अपने लिए लेने की हिम्मत नहीं? क्या वो अपने लिए न्याय लेने का भी हक नहीं रखती? लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता। रणवीर सिंह को जेल जाने के बाद अंकुर पूरी तरह टूट चुका था। मैंने अपनी पत्नी से बात नहीं मानी और आज मेरा पूरा परिवार बिखर गया। रणवीर ने अंकुर ने मन ही मन सोचा, क्योंकि अगर वो उसकी बात माने तो शायद आज बात इतनी ऊपर नहीं पहुंचती, शायद उस बात को वहीं खत्म कर दिया जाता। लेकिन अंकुर ने उसकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। अंकुर कई बार संजीवनी को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उससे किसी भी कॉल या मैसेज का जवाब नहीं देती, क्योंकि अंकुर उसके दिल से पूरी तरह उतर चुका था। क्योंकि संजीवनी एक आत्मसम्मान वाली लड़की थी। जब उसका पति उसका साथ नहीं देगा तो फिर वो किसके साथ पास जाएगी? उसका ये मानना था। उसकी माँ सुमित्रा देवी अब बेटे को उकसाने से पीछे नहीं हट रही थी, तो अपनी पत्नी को वापस ला या फिर दूसरी शादी कर ले। क्योंकि अब सुमित्रा देवी चाहती थी कि वह या सुमित्रा को या तो संजीवनी को वापस लाए या दूसरी शादी कर ले। लेकिन अंकुर जानता था कि अब ये संभव नहीं है। एक दिन वो खुद संजीवनी के मायके गया और हाथ जोड़कर बोला, संजू मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। क्योंकि अंकुर को तब समझ में आया जब उसने सारे सबूत पेश किए। संजू मुझे माफ़ कर दो, अब समझ गए हो कि गलती मेरी थी। संजू ने ठंडी नज़रों से उसे देखा और जवाब दिया, माफ़ी?
सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जो दोबारा गलती ना करे, कसम खाए। लेकिन तुमने तो पहली ही बार में ऐसा विश्वास तोड़ दिया कि मैं तुम्हें माफ़ तो दूंगी, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। क्योंकि एक औरत का सहारा उसका पति होता है ससुराल में, और अगर ससुराल में पति उसकी बात ना समझे तो फिर वो ससुराल किस बात का ससुराल, और पति भी किस लिए है। दोस्तों, आपसे ये अनुरोध है कि अगर पत्नी कभी कोई बात कहे तो प्लीज़ एक बार तो उसकी बात सुनिए। हर पत्नी गलत नहीं होती, हर पत्नी परिवार तोड़ने के लिए नहीं होती, कोई पत्नियां परिवार को संजोने के लिए भी होती है। तुम तभी संजीवनी ने कहा, तुमने तो पहली बार में ही मेरा विश्वास तोड़ दिया, अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। अंकुर अंकुर अब समझ चुका था कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। संजीवनी अब अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी थी, क्योंकि संजीवनी जानती थी अगर वो घर में दोबारा गई तो शायद वह उस सम्मान और उस मान के साथ नहीं जी पाएगी जो उसे मिलना चाहिए। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया और आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। समाज में कई महिलाओं ने उससे प्रेरणा भी ली और अपनी परेशानियों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगी। संजीवनी ने सोचा, अगर मैं अपने लिए आवाज़ उठा सकती हूँ तो क्यों वह हर महिला भी अपने लिए आवाज़ उठा सकती है जो अन्याय से जूझ रही है। अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि डर कर बैठना चाहिए। और हर पति को चाहिए कि अपनी पत्नी की बात पूरी तरह से सुने। अगर मेरी कहानी किसी के जीवन को बदल सकती है तो ये संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। धीरे धीरे उसने खुद को मजबूत कर लिया और नौकरी भी करने लगी। अब यह किसी पत्नी या बहू की नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर बन चुकी थी, क्योंकि संजीवनी जानती थी कि अगर वो ससुराल में वापस जाती तो शायद वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती। और सभी उसे यही कहते कि आखिर तुझे आना तो यही पड़ा, क्योंकि समाज वाले किसी भी महिला को किसी भी रूप में नहीं रहने देते। संजीवनी ने एक महिला सहायता समूह शुरू किया जहां वह उन महिलाओं की मदद करने लगी जो घरेलू हिंसा और शोषण का शिकार हुई है। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज की पीड़ित महिलाओं के लिए भी लड़ रही थी। लेकिन ये समाज वाले कहाँ उस महिला को जीने देते हैं दोस्तों। आज भी ये समाज वाले उसको यही ताना मारते हैं कि संजीवनी तूने गलत किया, तूने ये फैसला लेकर गलत किया, क्या समाज में जागरूकता फैलाकर क्या कर लेगी, क्या हुआ थे, तुझे क्या हासिल हुआ। आज भी संजीवनी को यही ताने दिए जाते हैं। एक दिन उसे सरकारी महिला सुरक्षा योजना के तहत एक सामान समारोह में बुलाया गया जहां उसे साहसी महिला का पुरस्कार दिया गया। स्टेज पर खड़े होकर जब उसने अपने माता पिता को देखा तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। संजीवनी ने सोचा, अगर मैं हार जाती और दब कर पीछे खड़ी रहती शायद मेरी कहानी समाज तक नहीं पहुंच सकती। और संजीवनी के माता पिता ने भी उसका पूरा साथ दिया, क्योंकि वह अपनी बेटी का पूरा साथ देने की हिम्मत रखते थे। पर बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी का साथ नहीं दे पाते। मैंने तभी संजीवनी ने कहा, मैंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है और अब मैं दूसरों के लिए भी लड़ूंगी। अब उसका सफर एक नई पहचान और एक नए उद्देश्य के साथ शुरू हो चुका था। संजीवनी उस महिला के लिए प्रेरणा बनी जो शोषण का शिकार होती है। मेरा अंतिम संदेश, संजीवनी की कहानी में मैं ये सिखाती है कि हिम्मत और आत्मसम्मान से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अगर अन्याय सहते रहोगे तो लोग तुम्हें और मजबूर समझेंगे, लेकिन अगर तुम उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो लोग चाहे कितने भी ताने मारेंगे, कितने भी बातें सुनाएंगे, लेकिन तुम खुद तो अपने आप में आत्मसम्मानित हो पाओगे। संजीवनी ने सिर्फ अपने आत्मसम्मान को चुना, ना कि समाज की बातों को, ना समाज के व्यवहार को, ना रिश्तेदार की बातों को, ना रिश्तेदार के व्यवहार को कि वो सब क्या कहेंगे। अगर संजीवनी ये सुनकर रह जाती तो शायद वो अपने लिए कभी भी आवाज़ नहीं उठा पाई थी। लेकिन अगर तुम उसके खिलाफ खड़े हो जाओ तो वही लोग तुम्हारी ताकत को सलाम करेंगे। लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो संजीवनी को बुरा भला कह रहे हैं, कोई भी संजीवनी की बात को नहीं समझ रहा। आज भी कई लोग तो संजीवनी की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन कई लोग ऐसे भी है जो संजीवनी को भला बुरा कहते हैं। रिश्तेदार जो खुद अपने होते हैं वही संजीवनी को कह रहे हैं कि संजीवनी तूने ये गलत किया। घर की बात थी, अगर घर में रहने देती तो आज इतनी बदनामी ना होती। दोस्तों, किस बात की बदनामी? क्या एक लड़की अपने लिए आवाज़ उठाकर बदनाम होती है? क्या गलत है? इस हिसाब से तो कोई भी लड़की अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाएगी, वो जिंदगी भर शोषण का शिकार होती रहेगी। अगर वह अभी अपने लिए कदम ना उठाती तो शायद वो दिन दूर नहीं था जो उसके साथ गलत हो सकता था। लेकिन उसने डर कर नहीं, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए सही का साथ देकर आगे बढ़ी, जिससे उसकी जीत हुई। पर आज चाहे वो अकेली है, उसने दूसरी शादी भी नहीं की, क्योंकि अब वो चाहती है कि वह दूसरी शादी करके अपनी ज़िंदगी को यूं बर्बाद नहीं करेगी। वह हर महिला के लिए एक मिसाल बनेगी और हर महिला को शिक्षा देगी कि कभी भी डर कर नहीं, हमेशा आगे बढ़कर ही अपने आत्मसम्मान की रक्षा की जाती है। ये समाज वाले, दुनिया वाले तो कुछ भी कहते रहेंगे। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? प्लीज़ अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो धन्यवाद।